तो सर ये गाना आपने किसी के लिए लिखा था, मतलब प्यार में थे आप उस वक्त या देखिए ऐसे ये जो पॉडकास्ट है नहीं, मेरी पत्नी देख रही है मुझे। आप ऐसा कोई काम मत करें जिससे पॉडकास्ट के बाद मेरी घर में स्थिति खराब हो जाए। कभी आपने अपनी पत्नी के लिए कोई गाना लिखा हो? क्या तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मेरे ते दुखी मैं तेरे ते दुखी, और चल कुएं में डूब जावा तू भी सुखी मैं भी सुखी। जो मूवी आपकी आई थी दंगल मूवी, उसमें आपने आमिर खान के साथ एक्टिंग की है। उसमें एक लड्डू खाने का सीन था। अब अलग अलग एंगल से जब किया गया, कभी मैं रिटेक दे रहा हूँ या कभी आमिर के कारण रिटेक हुआ, तो मैं 2 डब्बे लड्डू के खा गया। तो सर कितने टेक्स लिए होंगे मैक्सिमम? मेरे 2 टेक हुए थे मैक्स बस। सर 2 टेक्स में तो आप फिर तो अच्छी एक्टिंग आपकी एक्टिंग नहीं, वो डायरेक्टर ने कह दिया था इससे नहीं होगा तो ठीक है। मेरा जो हुआ ना, कहते हैं बस इससे अच्छा तू कर ही नहीं सकता। कभी आपका दिल टूटा है? रोज ही टूटता रहता है। जगबीर सर, आपकी तो शादी हो रखी है, तो आपकी तो क्या मतलब मेरी शादी हो रही है? आपकी तो शादी भी हो रखी है। विवादों की बात चल रही है सर, एक विवाद आपकी तरफ से भी उठा था अमिताभ बच्चन को लेकर, आपने नोटिस उनके खिलाफ जारी की थी, वो मुद्दा क्या था? सर ने बताया कि डुएट सॉन्ग क्या है, एक लाइन हो जाए उस गाने। क्या थी वो? क्यों बताया तुमने? अब गाओ। सर म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैम तो सर की मोटिवेशनल पार्टनर है, आपके लिए सपोर्ट सिस्टम क्या है? गुणीजनों के पास मैं बैठता हूँ, वो देते हैं। जिन आर्टिस्ट के अंदर बैठता हूँ उनसे कुछ सीखने को मिलता है। वैशाली का नाम लेते हैं, वो भी देखेगी इसको। हाँ, वैशाली सुनती है मेरे गाने। ये पंगा ले रखा हूँ। सर लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? ऑब्वियसली लव। पहले मैं पतला था ना। सर जैसा आपने बताया कि सर आपके गुरु हैं, सर म्यूज़िक भी, गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और कौन से हिडन टैलेंट है सर में? एक स्टेज को 2 घंटे तक ऐसे बांध के रख सकते हैं कि सामने वाला हंसेगा भी, इमोशनल भी होगा, नाचेगा भी, रोएगा भी, और पुरानी यादों में भी जाएगा। सो इनके अंदर बहुत बहुत गुण है। थैंक यू। मैं डर गया था, मैं कुछ और ना बताऊँ। कोई ऐसा किस्सा आप दोनों का जो काफ़ी यादगार हो, फनी सा? सबसे फनी बात तो ये कि हम इकट्ठे हैं। तो किसान ने अपना जाके खेत में हल जोड़ लिया, तो उसको देखा दूर से वो जो सिंगर आ रहा था, तो उसका एप्रिसिएशन का तरीका है हरियाणा का ये, कहला उरा रहे ललासी पी ले, सारा रात भौंके है तू। आज हमारे साथ हरियाणा म्यूज़िक इंडस्ट्री के जाने माने सितारे नितिन त्रिखा जी मौजूद हैं, जिनके गानों ने न केवल हरियाणा में धूम मचाया बल्कि पूरे देश में इनके गानों ने खूब धूम मचाया है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जगबीर राठी जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, साथ ही इनकी एक्टिंग ने भी लोगों को काफ़ी कायल किया है। पहले तो सर दसंबर न्यूज़ में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। नितिन सर, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, तो क्या बचपन से ही आपको म्यूज़िक का शौक़ था या धीरे धीरे चलकर आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में राज किया? शौक़ बचपन से ही था, पर समझ नहीं थी, तो जो भी गाना बजता था साथ साथ गाता था, वैसे ही नासमझी में। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ, कॉलेज में हुआ, यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो थोड़ी समझ आने लगी। उसके बाद फिर इस चीज़ को कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशन बनाऊंगा, बट काम मिलता गया, गाने होते गए, फिर सीखा मैंने काफ़ी कुछ। उससे पता लगा कि संगीत की असली नॉलेज क्या है संगीत। उसके बाद कोशिश करता हूँ जो सीखा है उसको निभा पाऊँ, अच्छा गाऊँ। तो सर मेन मोटिवेशन क्या थी? अक्सर लोग का दिल टूटता है तो वो लोग गाना शुरू करते हैं, प्यार में आते हैं तो गाना शुरू करते हैं, तो आपके लिए गाना गाने की मोटिवेशन क्या थी? मोटिवेशन कुछ नहीं थी, मोटिवेशन यही था बस संगीत साधना है, उस साधना को सद लो और लोगों को उनके दुख दर्द को थोड़ा सा कम करने में जितनी मदद कर पाएँ उतना करें, और साथ में गाने से एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। जगबीर राठी सर, आपके काफ़ी गाने मतलब मशहूर हुए हैं, एक तो 14 साल से अब तक ट्रेंडिंग पर है, मतलब हरियाणा में वो गाना तो बजता ही है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी फंक्शन हो। एक बार उस गाने की कुछ बोल आप गा दीजिए, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। ये गीत एक्चुअली मैंने 2010 में इसको रिलीज़ किया था। इसके बोल कुछ ऐसे हैं। बात तेरी साची लागे, मने मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लागे, शान से तेरी गजब की, तेरे पे मेहर सरब की, तू खुशबू की लड़ी से, मेरे ते दूर खड़ी से क्यों,
बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी साची लागे। तो सर ये गाना आपने किसी के लिए लिखा था, मतलब प्यार में थे आप उस वक्त या देखिए ऐसे ये जो पॉडकास्ट है नहीं, मेरी पत्नी देख रही होगी, तो आप ऐसा कोई काम मत करें जिससे पॉडकास्ट के बाद मेरी घर में स्थिति खराब हो जाए। एक्चुअली क्या है कि आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन दौड़ती रहती है, उसको कभी कोई फूल अच्छा लगता है, कोई पत्तियाँ अच्छी लगती हैं, कोई पेड़ अच्छा लगता है, कभी बारिश के बाद आसमान अच्छा लगता है, ऐसी कोई सूरत भी अच्छी लगती है। तो ऐसे में उसकी कलम जो होती है, उसकी भावनाएं होती हैं, वो गीत के रूप में आती हैं। तो अब ये तो नहीं बताऊंगा किसके लिए लिखा, लेकिन कोई सुंदर चेहरा मेरा करीब से गुजरा होगा तो उसके लिए गीत लिख दिया मैंने। कभी आपने अपनी पत्नी के लिए कोई गाना लिखा हो? हाँ, पत्नी के लिए तो अक्सर, क्योंकि मैं कवि सम्मेलनों में भी जाता हूँ, तो कई बार इस पर मैं हास्य रखता हूँ इस पर, कि जब मेरी पत्नी कहती है कि मेरे लिए कुछ पोइट्री सुनाओ, तो मैं कहता हूँ कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मेरे ते दुखी मैं तेरे ते दुखी, और चल कुएं में डूब जावा, तू भी सुखी मैं भी सुखी। सर आपने तो गाने तो बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, साथ में जो मूवी आपकी आई थी दंगल मूवी, जी। उसमें आपने आमिर खान के साथ एक्टिंग की है। जी। तो सर उसको लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब म्यूजिक से एकदम से बॉलीवुड में एंट्री मारना? देखिए मैं कॉलेज टाइम से ही चाहे वो संगीत था, नृत्य था, या अभिनय था, या लेखन था, इन चारों में एक पैरेलल में काम करता रहा था। और दंगल के समय जो ऑडिशन टीम थी वो मैं, क्योंकि एक विश्वविद्यालय में मैं बतौर अधिकारी काम करता था, तो मेरे कार्यालय में क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा डिपार्टमेंट था, तो मैंने बहुत से हरियाणा के कलाकारों के ऑडिशन वहाँ करवाए थे। ऑडिशन के बाद जो व्यक्ति वहाँ आए हुए थे उन्होंने कहा जी हम आपका भी ऑडिशन लेना चाहते हैं, तो मैंने मना किया कि मैं अभी अभिनय में मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है, कोई अच्छा कभी बड़ा रोल होगा तो करूँगा। उन्होंने कहा जी आप ठीक है मत करना, बट आप ऑडिशन दे दीजिए। और बाद में मुझे पता लगा कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी सिलेक्टेड बाय आमिर खान, भाई ये रोल यही करेंगे। तो उसके बाद बस ये था कि आमिर खान के साथ कोई एक फिल्म है, रोल 2.5-3 मिनट का था, लेकिन बड़ा डोमिनेंट रोल था, उससे मुझे पहचान मिली। और बतौर ह्यूमन बीइंग आमिर खान बहुत ही, मतलब जितने बड़े अभिनेता उससे कहीं बड़े वो इंसान हैं, और वो अपने को एक्टर को बहुत उसकी उपस्थिति का, उसकी एग्जिस्टेंस का एहसास कराते हैं, उसे मान सम्मान देते हैं। सर जब ये दंगल मूवी का शूट चल रहा था जिसमें आप आमिर सर के साथ एक्टिंग कर रहे हैं, उस वक्त का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब शूट के वक्त काफ़ी कहानियाँ निकल आती हैं आपकी, मतलब इस मूवी को लेकर आपकी क्या कहानी आई है बाहर? सबसे पहली तो ये पंजाब में शूट हुआ था, और लुधियाना के पास एक गांव था, उन्होंने हरियाणा का एम्बियंस क्रिएट किया हुआ था। तो जब मैं सेट पे गया तो एक बॉडी डबल था आमिर खान का, जो कैमरा पर्सन जो डीओपी वगैरह यूज़ करते हैं उसको लाइटिंग के लिए। तो तब मुझे लगा कहीं इसके साथ ही मेरे शूटिंग के बाद में एडिटिंग में मेरा सीन जोड़ दिया जाएगा। तब मैं थोड़ा सा निराश हुआ था कि मैं काम भी कर रहा हूँ तो, लेकिन रियल एक्टर के साथ अगर आप नहीं काम कर रहे। लेकिन थोड़ी देर में जब आमिर खान वहाँ के बैठे तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी एज एन एक्टर। बहुत अच्छा लगा मुझे। और पहले क्योंकि उसमें एक लड्डू खाने का सीन था, अब अलग अलग एंगल से जब किया गया, कभी मैं रिटेक दे रहा हूँ या कभी आमिर के कारण रिटेक हुआ, तो मैं 2 डब्बे लड्डू के खा गया उसमें। तो वो बड़ा टफ था। लेकिन उसके बाद जो बात मैंने आमिर खान को कही, मैंने कहा पीके में मैंने उनको कहा जी कितनी मेहनत आज मुझे करनी पड़ी है, और आप लोग तो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे पता लगा कि आप सुपरस्टार क्यों हैं, क्योंकि आप अपने काम को ऑनेस्टली हार्ड वर्क ईमानदारी से करते हैं। तब उन्होंने बताया कि जब पीके की शूटिंग हो रही थी, मैं दिन के 150-200 पान खाने पड़ते थे और मेरा चेहरा गाल कट जाते थे। तो उन्होंने बताया कि एक्टिंग के लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो उस दिन मुझे ये सीखने को मिला। तो सर जितने लड्डू खाए थे उसके बाद वर्कआउट भी तगड़ा किया होगा आपने? नहीं, मैं थोड़ा एक्सरसाइज के मामले में थोड़ा सा हाथ तंग है मेरा। नितिन सर, आपने जैसा कहा कि सर आपके गुरु हैं, तो गुरु ने तो मूवीज़ में एंट्री ले ही ली है, आपने अपने गुरु से एक्टिंग क्लासेस ली? नहीं, मैंने तो इनको देख देख के, इनको सुन के मैंने गाना सीखा। जो थोड़ा बहुत मैं लिखता हूँ वो भी देख देख के ही सीखा कि भाई गाना किस तरह का होना चाहिए, किस टेस्ट का होना चाहिए, किस थीम पे होना चाहिए, क्या उसकी राइमिंग होनी चाहिए, उसकी धुन कैसी होनी चाहिए, उसका म्यूज़िक कैसा होना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिला सर से मेरे को लाइफ में। तो मतलब इन फ्यूचर कभी अगर आप एक्टिंग में जाना चाहें तो किस टाइप के रोल आप सोचेंगे करने के लिए? ये एक मोटे आदमी का रोल करेंगे। मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है ना वो जो रोल देंगे, क्योंकि मेरा एक्टिंग में बेस इंटरेस्ट है नहीं। सो एक बार सर ने मेरे को, एक इनकी फिल्म आई थी दिल हो गया लापता, मैंने उसका टाइटल सॉन्ग गाया था।
तो एक छोटा सा उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे रोल भी कराया था। तो बस ठीक है, रोल मेरा मतलब एक्टिंग बेस फोकस नहीं है मेरा मेन। बट ही इज अ गुड एक्टर, ये अच्छे एक्टर हैं। तो सर कितने टेक्स लिए होंगे मैक्सिमम? मेरे 2 टेक हुए थे मैक्स बस। तो सर 2 टेक्स में तो आप फिर तो अच्छी एक्टिंग, आपकी एक्टिंग नहीं, वो डायरेक्टर ने कह दिया था इससे नहीं होगा तो ठीक है। मेरा जो हुआ ना, कहते हैं बस इससे अच्छा तू कर ही नहीं सकता। तो मेनली आपका पूरा फोकस म्यूजिक पर ही है? हाँ, मेरा मेन फोकस म्यूजिक पे है, गाने पे। सर आप एक्चुअली क्या है कि इज ए वेरी गुड सिंगर, और संगीत से इनके दिल से बहुत बहुत करीबी है, संगीत के दिल के बहुत करीब है। तो इसलिए ये उठते बैठते सोते जागते, ये अभिनय की मुझसे कभी बात नहीं करते। ये अच्छे गीत मुझे सुनाते हैं, जहाँ कहीं किसी कलाकार ने अच्छा सुर से गाया, अच्छे सुर लगाए, तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। जब तो नितिन की तरफ से, अभिनय की तरफ से कोई इनकी रुचि नहीं है, क्योंकि इनका बेस म्यूजिक है। बट ही इज ए वेरी रिफाइंड एंड ए वेरी स्वीट सिंगर, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सर आप म्यूज़िक, आपके इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, आपने लव सॉन्ग्स भी गाए हैं, तो प्यार को लेकर आपका क्या कहना है? मतलब आज के टाइम का प्यार और पुराने ज़माने का प्यार, क्या डिफरेंस आप फील करते हैं? मेरे को लगता है पुराने ज़माने का प्यार थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि जो चीज़ थोड़ा वक्त लेती है ना, उसमें मजबूती ज़्यादा आती है। आजकल तो हमारा सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास समय नहीं है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है प्यार। सो पुराना प्यार मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। जिन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन नहीं थे, मेरे को लगता है वो ज़्यादा अच्छा प्यार था। शादी के बाद, सगाई के बाद 1 साल के बाद शादी है, तो बीच में महीने में 1 दिन मिलता था, जब पड़ोसियों के नंबर पे फ़ोन करते थे, फिर 15 मिनट वेट करते थे, जिससे शादी होनी है वो आती थी, और वो भी शर्माती शर्माती, और उनसे भी बस बात हुई, हाँ जी कैसे हो, फलाना दगड़ा, बस दैट्स इट। उसके बाद तो शादी पे शक्ल दिखती थी कभी। सो वो दौर मेरे को लगता है ज़्यादा एक एक्साइटमेंट वाला था, एक उसमें क्यूरियोसिटी बनी रहती थी, जितने टाइम तक सगाई और शादी के बीच का दौर था। आजकल तो सगाई हुई तो फिर वीडियो कॉल स्टार्ट, चैट स्टार्ट, तो वो टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए कंपैरेटिवली पहले के रिश्ते ज़्यादा मजबूत थे आज के रिश्तों से, मेरा ये मानना है। कभी आपका दिल टूटा है? रोज़ ही टूटता रहता है। मतलब कोई ऐसा हार्ट ब्रेक जिससे निकलना बहुत मुश्किल हुआ हो और सर ने मदद की हो? मैं वेट तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा वो टूट नहीं रहा, मेरा हार्ट ब्रेक हो जाता है जब भी मैं देखता हूँ, और सर मेरे को गाइड करते रहता है, भाई ये योगा की अगर ऐसे खाया कर, ये करा कर, तो मैं कर रहा हूँ फॉलो। जगबीर सर, आपकी तो शादी हो रखी है, तो आपकी तो क्या मतलब, मेरी शादी हो रही है। आपकी तो शादी भी हो रखी है। तो सर आपकी जब शादी हुई तो उस वक्त जो प्यार था और इतने टाइम बाद अब जो प्यार है, डिफरेंस क्या है? अभी नितिन ने जो बात कही, मैं उससे थोड़ा सा ना इत्तेफाक नहीं रखता। प्यार तो प्यार होता है, देखो वो गीत ना, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। एक्चुअली क्या है कि कम्युनिकेशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी, सुविधाएं बढ़ गई हैं। अदरवाइज मैं इस बात को नहीं मानता कि प्यार पहले मजबूत होता था, अब कच्चा होता है। बहुत से प्यार का एक ग्राउंड था ना, जो ये बात सही है कि जो चीज़ थोड़ा सा देर से बात होती है तो उसकी क्यूरियोसिटी बनती है। आजकल अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, और हाँ ये बात सही है कि रिश्तों की भाग दौड़ में ना, तो प्यार की थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, ये बॉन्डिंग होती है ना प्यार की। तो आज की नई जनरेशन को लगता है कि तू नहीं तो और सही, भाई आगे बढ़ने में एक शब्द बोलते हैं आज के लिए, मूव ऑन कर जाते हैं। पहले बहुत मुश्किल था। पहले अगर मैं अपनी माँ की बात करूँ, या मेरी जो बड़ी रिश्ते थे, उन तकलीफ़ें सही, बट वो मूव ऑन करने की तो बात ही नहीं सोचते थे। वो एक सांस्कारिक कमिटमेंट थी हमारे बीच। आजकल के बच्चे थोड़ा सा, क्योंकि उपभोक्तावाद बढ़ गया ना, कि मैं कहाँ सुखी हूँ, आप जिससे प्यार करते हैं उससे प्यार इस बात पे करना बंद कर देते हैं कि इसके घर में एसी नहीं है, तो वो प्यार नहीं है। जहाँ सच्चा प्यार है वो आज भी उतना ही वैल्यूएबल है। हाँ, सुविधाओं के आधार पर जो प्यार है वो टूट जाता है जल्दी, मैं ऐसा मानता हूँ। सर, जब युवाओं की बात हो रही है तो आपके गाने तो युवाओं को प्रेरित करते ही हैं, चाहे फिर वो लव सॉन्ग हो या कोई भी। पर इसी तरह आजकल हरियाणा के जो गाने होते हैं मोस्टली गन सॉन्ग पर गाने बन रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि ऐसे गाने बनने चाहिए? क्योंकि युवा जो पीढ़ी है अब वही गाने अक्सर अपनी स्टोरीज़ पे लगा रही है, इंस्टाग्राम पे लगा रही है, शेयर कर रही है, और उसी गाने को लेकर आगे बढ़ रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि गन सॉन्ग्स को लेकर रुका? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या बढ़ना चाहिए क्या नहीं बढ़ना चाहिए, वो मैं इस माइक पर बैठ कर डिसाइड करने वाला नहीं हूँ। आइदर गवर्नमेंट भी डिसाइड करने वाली नहीं है,
आइदर कोई ऐसा रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो ये कहे भी गाने यही चलेंगे। जो मनोरंजन होता है ना वो एक इंडिविजुअल चॉइस होता है, राइट। और सही मायने में तो जैसे मैं आप बताता हूँ, मैं जब हम जवान थे तो उस समय हम वो गीत सुना करते जो हमारी तृष्णाएं शांत करती, या जैसे मैं किसी को प्यार कर रहा हूँ तो मुझे विरह के गीत अच्छे लगते थे। आज दिक्कत क्या है कि हमारे युवा एक बहुत बड़े अवसाद से गुजर रहा है, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह लो या तनाव कहो या उसकी जो खुशियाँ उसको मिलने में देरी हो रही है, तो उसके अंदर एक खींच है सिस्टम के प्रति ना। अब वो कांट अफोर्ड कि मैं सड़क पे जाके किसी को मारूं या मैं इस चीज़ को तोड़ूं, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब अमिताभ बच्चन ने महानायक का रूप लिया, राइट, एक एंग्री यंग मैन का रूप लिया, आपको पता है वो क्यों ऐसा एक बड़ा पोर्ट्रेट बने? इसकी अगर साइकोलॉजिकल रीजन आप ढूंढोगे, उस समय बेरोजगारी से जितना भारत का युवा जूझ रहा था, सुविधाएं ना होने का, उसके अंदर एक गुस्सा था सिस्टम के प्रति, वो अपने आप को उस एंग्री मैन में देखता था, इसलिए उन्होंने उसको सुपरस्टार बनाया। ये जो गीत आप कह रहे हो ना गन कल्चर के, ये वही एक आक्रोश है कि मैं सिस्टम में क्यों नहीं हूँ, और क्यों नहीं हूँ तो मैं सिस्टम को कैसे मार भगाऊँ। अब आप हर किसी के पास गन नहीं है तो गन के गाने तो सुन सकता है। तो दिस इज़ द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल लिसनर। ना उसको सरकार रोक सकती है, ना जगवीर राठी रोक सकता है, ना नितिन त्रिखा रोक सकता है, ना ही ऐसे पॉडकास्ट के डिस्कशन रोक सकते हैं। मैं आज हरियाणवी आदमी होते हुए मैं एक कार्गो और शर्ट पहने बैठा हूँ, राइट, दिस इज़ माई चॉइस कि मैं धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना हरियाणवी होते हुए। नहीं, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ या इसमें मेरे को कंफर्ट मिलता है। इसी तरह गन कल्चर के गाने सुनने में एक आक्रोशित युवा जो है उसका आउटबर्स्ट मिलता है। मैं किसी को इमेजिन कर रहा हूँ यार उसको मिल जाए तो मैं मार दूँ, वो गाना गा के मैं उसके प्रति अपनी जो अंदर हवा भरी हुई है उसका वाल्व है वो निकल जाता है बाहर। दिस इज़ द रीज़न। ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये समय का फेर है। अगर ऐसा नहीं होता तो लिटरेचर में कितने युग आए, भक्ति काल आया, रीत काल आया। क्यों आए ये काल? क्योंकि उस समय जनता की धारा उधर थी। आज इसको हम गन काल कह सकते हैं या वायलेंट हिंसा काल कह सकते हैं, क्योंकि हम OTT पे देख रहे हैं, ब्लड शेड है, सड़कों पे एक्सीडेंट देख रहे हैं, आपस में मारा मारी देख रहे हैं। ऐसे में गन कल्चर के गाने तो सुनेंगे। और सेकेंडली हमारी माइथोलॉजी भी कहती है कि जब तक किसी भी स्टोरी में वायलेंस नहीं होगी, आप रामलीला देखते हैं ना, जब तक राम वनवास नहीं होता रामलीला बड़ी थोड़ी सुस्ती चलती है। जो ही उसमें राक्षस आते हैं हम लोग एंजॉय करते हैं, इसको मारा उसको मारा। ये हमारा इंस्टिंक्ट है वायलेंस का। तो इसको परसेंटेज कितना है दिमाग में, इस पे डिपेंड करता है। सर गानों की बात हो रही है, जैसे गन सॉन्ग्स पे बन रहे हैं गाने, वैसे ही अश्लील गाने भी आजकल काफ़ी चल रहे हैं। अभी एक गाना आया था बादशाह जी का तितेरी, तो उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बेसिकली टटीरी एक फोक सॉन्ग है जो अगर फोक के तरीके से ही गाया जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। अब क्योंकि नाम बादशाह बड़ा है और उनके पहले भी इस तरह के काफ़ी गाना आया जिस पे कभी विरोध नहीं किया गया, उनको लगा ये हरियाणा में भी इस तरह का कल्चर चल जाएगा, बट नहीं, उन्होंने कुछ उसमें आपत्तिजनक चीज़ें एक दो वर्ड यूज़ किए, तो उसकी वजह से अच्छी बात है कि हरियाणा के लोगों ने इस चीज़ पे विरोध जाहिर किया अपना, कि अगर एक चीज़ मान लो उनकी विरोध नहीं होती तो इसी तरह का फिर अंडर द टेबल वाले वर्ड्स और आगे भी आते, कंटिन्यू होते। तो इस जो चीज़ हुई है मेरे को लगता है कि इस चीज़ से सीख गए होंगे लोग इस तरह के वर्ड नहीं यूज़ करने। एक पर्सनालिटी काफ़ी फेमस है मासूम शर्मा हरियाणा में, तो सुना है कि उनसे आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है और अक्सर वो विवादों में रहते हैं। कभी कोई बयान होता है तो कभी उनके फ़ैन के साथ झड़प हो जाती है। तो इन रियल में मासूम शर्मा कैसे हैं? मेरी नज़र में मासूम बहुत अच्छा आदमी है। आप उससे पर्सनली मिलोगे आपको कभी नहीं लगेगा आप कोई बाहर का बंदा बैठा है, कोई वॉलेंट बंदा बैठा है। बिल्कुल भाइयों का भाई, यारों का यार। सर आपका भी यही कहना है मासूम शर्मा को लेकर? मेरा वो जूनियर रहा, मेरे तो बहुत रिगार्ड करता है, और वो जो बिहेवियर है ना उसका, वो अंदर से वैसा नहीं है। ये उसकी एक होता है ना GSP है उसकी, उसका एक्स फैक्टर, उसका वो बिकता है, राइट। उसको किसी तिलक लगाए हुए हाथ जोड़े सिंगर के रूप में लोग नहीं देखते हैं। वो जो बोलता है एग्रेशन है जो, वही उसका ब्रांड है। तो इसलिए उसको भी पता है कि मैं ऐसा करूँगा तो और ज़्यादा मैं लोगों को पसंद आऊँगा। हर कोई यही कर रहा है, राइट। तो कुछ लोग खाटू श्याम के भजन गाते हैं, कुछ लोग माता वैष्णो देवी के भजन गाते हैं, कुछ हनुमान चालीसा गाते हैं, ठीक है। इसी तरह हर आदमी का अपना अपना जोन है। वो जोन उसका है। एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत प्यारा आदमी है, आई नो दिस।
विवादों की बात चल रही है सर, एक विवाद आपकी तरफ से भी उठा था अमिताभ बच्चन को लेकर, आपने नोटिस उनके खिलाफ जारी की जी। थी, वो मुद्दा क्या था? मेरी एक पोइम है कोर्ट में कुत्ता, वो मैंने जो ये लड़कियों को मरवा देते हैं जो फीमेल फ्यूटिसाइड का मामला है, इस पर मैंने कविता लिखी थी कोर्ट में कुत्ता। वो कहीं से नेट पे घूमती घूमती मध्य प्रदेश के किसी विकास दुबे के पास पहुंची और उन्होंने उसको बॉक्स में अमिताभ बच्चन की वॉल पे पोस्ट कर दिया। अमिताभ बच्चन ने बाई चांस वो पढ़ ली और फिर उन्होंने उसको दोबारा पोस्ट किया कि मेरे एक पाठक द्वारा भेजी हुई बहुत ही संजीदा कहानी, जिसको सुन के आंखों में पानी आ गया, नीचे वो पोइम लगा दी। तो मेरे पास गुड़गांव से एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि जी आपकी कविता अमिताभ बच्चन की वॉल पे लगी हुई है FB पेज पे। तो ऐसा कि अच्छी बात है यार, इतने बड़े आदमी ने मेरी कविता, कहते नहीं आपके नाम से नहीं है। तो तब मुझे थोड़ा सा, तो मैंने उनको मेल किया भाई, क्योंकि आप तो खुद एक पोइट के बेटे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे हैं, तो कविता एक कवि के लिए क्या होती है, बच्चे समान होती है, तो इसलिए आप ये नाम इसका बदल दें आप। तो मेरी मेल पे कोई गौर नहीं हुआ। फिर मैंने उनको अपनी किताब भेजी जिसमें वो छपी हुई थी, सन 2000 में, या उसमें बाकायदा मेंशन करके भेजा मैंने। तो तब भी कोई बात नहीं, मैंने उनके ऑफिस फ़ोन भी किया। देन आई डिसाइड कि नहीं, फिर हमने एक लीगल नोटिस भेजा उनको, एंड यू कांट बिलीव कि शाम तक उनका रिस्पॉन्स भी आ गया। तो उसका पीछे कारण यही था। देखो, मैंने जब उन्होंने अपॉलॉजी फील की, देखो वो बहुत बड़े आदमी हैं, यही बात मैंने उनको की कि आप जैसा एक्टर, आप जैसे स्टेटस का स्टार, मैं तो बनने की सोच भी नहीं सकता। आप बहुत बड़े हैं, लेकिन आपके बड़े होने से जगवीर राठी छोटा नहीं हो जाता। मेरा अपना एक अस्तित्व है और मैं उसको बचाना मैंने आपकी फिल्मों से सीखा है। देन ही फील, उन्होंने अपॉलॉजी फील की, वैसे हमारा झगड़ा ही था और ज़्यादा मुझे बात बढ़ानी नहीं थी। उन्होंने बात मान ली मेरी, उसको हटा दिया वहाँ से। सर, म्यूज़िक में नाम कमाना बहुत बड़ी बात है, तो उस म्यूज़िक का जो सफ़र आपने शुरू किया होगा, आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा। कोई ऐसी मुश्किलें जो अभी भी याद हैं, जिसे जब आप याद करें तो अभी भी आपकी आंखें नम हो जाएं? मुश्किल पता है हर आर्टिस्ट के आगे ये आती है कि ना, उसको जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उसके पास चीज़ अच्छी है, कोई ख़रीदार नहीं है, या उसके पास वो चीज़ ही नहीं है और वो खुद को गायक मान रहा है। तो ये समस्याएं हर आर्टिस्ट के जीवन में आती है, मेरे में भी आई थी। मैं शुरू में जब मैंने गाना स्टार्ट किया, मेरा पहला गाना ज़िंदगी का 2007 में रिलीज़ हुआ था, मेन वोकल में। वो नरेंद्र गुलिया जी ने लिखा था और मिक्का सिंह जी ने म्यूज़िक किया था उसका। तो वो एल्बम खूब बिकी, मेरा गाना MTV पे भी आया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, हरियाणा में काम मिलना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा। अब जो हरियाणा में काम मिलता था वो उस लेवल का नहीं था जो मैं पहले कर चुका था, बट काम करना था, सर्वाइव करना था अपने आप को। सो मैंने काम किया, बट उससे मेरे को कोई फ़ायदा वाली बात नहीं हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया। मैंने 2013 में सतीश सहगल जी से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। उसके बाद मैंने सीखा, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया सीखने के हिसाब वाला। फिर लोगों ने धीरे धीरे पसंद करना शुरू किया। फिर कुछ खुद लिखने का भी अंदर गुण आया, फिर खुद लिखा, वो गाने रिलीज़ किए। सो फिर लोगों ने पसंद करना शुरू किया, धीरे धीरे ऐसे जर्नी शुरू हुई थी मेरी। सर, आपके फीमेल फैंस भी बहुत हैं, काफ़ी पसंद करती हैं। कभी कोई फीमेल फैंस का या किसी भी फ़ैन का कोई ऐसी हरकत जो अभी आप याद करें तो, मतलब? कई हरकतें होती हैं, बट वो सोशली ना ही डिस्कस करें तो बेटर है। अच्छा, आगे क्या प्लान्स हैं? मतलब आपने इतना तो नाम कमा ही लिया, आगे क्या प्लान्स हैं करियर को लेकर? आगे अभी आपने नाम लिया मासूम शर्मा, उनके साथ मेरे 4-5 ड्यूट गाने आ रहे हैं। सर के साथ एक हम ड्यूट गाना रिलीज़ कर चुके हैं, ऑडियो, अभी उसकी वीडियो करेंगे, और आने वाले टाइम में हम 1-2 गाने और ड्यूट कर रहे हैं। 1-2 फिल्म्स में बात चल रही है, एक पंजाबी फिल्म में बात चल रही है जिसमें मेरी वोकल में गाने आ रहे हैं। सो आगे बस यही प्लान चल रहा है कि निरंतर अच्छा काम करें और अच्छे लेवल पे जाके काम करें। सर ने बताया कि डुएट सॉन्ग क्या है, एक लाइन हो जाए उस गाने। क्या थी वो? क्यों बताया तुमने पहले? अब गाओ। हम मस्त सा अपनी मस्ती में, चाहे आग लगे फिर बस्ती में, मन का मोर नियो नाचेगा, बाब्या का डमरू बाजेगा, बाब्या का डमरू बाजेगा, ना साज कोई और साजेगा, ना साज कोई और साजेगा, बाब्या का डमरू। ये गीत हमने किया है, इसको काफ़ी पसंद किया लोगों ने। तो सर, आगे भी कुछ ऐसे ही शानदार गाने आने वाले हैं आपके साथ में? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि गीत का बढ़ना एक कोइंसिडेंस होता है।
कब हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है। और आजकल तो ऑप्शन बहुत खुल गए हैं आपके पास ना। और आजकल के कलाकार इसलिए लकी हैं कि वो अपना गाना करती है, उसको पब्लिक में रिलीज़ कर सकते हैं। एक समय था जब हम गाना रिकॉर्ड करने स्टूडियो में जाना ही एक बहुत बड़ा सपना होता था। और उन दिनों कैसेट आती थी गीतों की, हम अपने कैसेट करके उसकी वेट किया करते कब कैसेट आएगी, फ़ोन करते, फिर वो कहते जी कवर का डिज़ाइन आ गया। उस समय व्हाट्सअप भी नहीं हुआ करते, फिर उस कवर की वेट करते बीच में मेरा फ़ोटो कहाँ छपा होगा या मेरा नाम कैसे होगा। फिर हम कैसेट की दुकानों पे चक्कर लगाते थे, भी फलां कैसेट आ गई। मोबाइल भी नहीं थे उन दिनों। मोबाइल भी नहीं थे। तो अच्छा, वो जो कैसेट बेचने वाले वो बड़े कठोर होते हैं, अब तो खैर नहीं है, वो कठोर होते थे। पहले तो बताते नहीं आई, फिर हम ढूंढते थे, रखी होती थी, ये वो है तो फिर वो हमारा दिल तोड़ते, कह रहा हाँ है, 15 आई थी यार, यूँ क्यों रखी, एक भी नहीं बिकी। फिर बड़ा मन में सोच के, हालांकि वो बिकती थी, लेकिन वो हमें ये जाहिर नहीं करना चाहते थे कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो ये चलता था। सर बात की जाए कैसेट की, उस वक्त पर कैसेट गिफ्ट भी किया जाते थे, मतलब लवर्स अपने लवर्स को कैसेट गिफ्ट करते थे। तो अभी आप अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट करते हैं? कभी उन्हें खुश करना है, इम्प्रेस करना है तो? यूट्यूब का लिंक। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं देखो, एक समय ऐसा आ जाता है दाम्पत्य जीवन में कि जब एक दूसरे को खुश करने की जरूरत नहीं होती, एक एहसास चलता है साथ के वी आर लिविंग टुगेदर, और मेरी ये चीज़, मेरा ये हिस्सा है, इसको संभालना है, इसका हिस्सा में। अब आज जो बात है, मैं कुछ भी लिखता हूँ या कुछ गीत रिकॉर्ड करता हूँ, या मैं एक अखबार के लिए लिखता भी हूँ, कॉलम लिखता हूँ, तो मेरी वाइफ मेरी फर्स्ट रीडर है। मैं उसको बोलता हूँ क्या ये ठीक है, फिर वो एक आम पाठक की तरह उसको पढ़ती है, गीत भी एक आम श्रोता की तरह सुनती है। तो वो मेरा फर्स्ट अप्रूवल अथॉरिटी हो गई है आजकल। तो मुझे लगता है इसमें खुश है कि जगबीर राठी अपनी सारी चीज़ें आपसे चेक करवाता है। मेरी कॉपी जो चेक होती है पहले वही होती है। सर म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैम तो सर की मोटिवेशनल पार्टनर हैं, आपके लिए सपोर्ट सिस्टम क्या है? मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे सुनने वाले मुझे देते हैं, जिन गुणीजनों के पास मैं बैठता हूँ वो देते हैं, जिन आर्टिस्ट के अंदर बैठता हूँ उनसे कुछ सीखने को मिलता है। वैशाली का नाम लेते हैं, वो भी देखेगी इसको। हाँ, वैशाली सुनती है मेरे गाने। ये पंगा ले रखा हमका। हाँ, नहीं सुनती है, सच में सुनती है। मेरे बच्चे बड़ा सपोर्ट करते हैं मुझे। वैशाली के लिए 2 लाइन। वैशाली, गॉड ब्लेस यू। सर कौन है वैशाली? मेरी वाइफ है वैशाली। थोड़ा अच्छे से उनके लिए कुछ तो गाना तो सर होना चाहिए एक वाइफ के लिए तो बनता है। हाँ, सर ने भी गाया। एरे बिन बोले तेरी सुन लियूं सारी, बोल के भी के कह लूँगा। वाह 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 वाह। कितनी सुथरी हूर परी तेरी आँख्या में मैं रह लूँगा। ये मेरा आने वाला गीत है, मैंने लिखा है। वाह 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 वाह। सर लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? ऑब्वियसली लव। सर पहले मैं पतला था ना। अच्छा। नहीं सर, अभी भी आप अच्छे लगते हैं। सर आपकी लव मैरिज या नहीं, मेरी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, फिर धीरे धीरे प्यार। क्योंकि मैं उस समय तक लव कर करके ना थक चुका था, और अच्छे। तो मुझे लगा कि अरेंज ही करनी चाहिए। कितनी बार सर हार्ट ब्रेक हुआ है, अब बता ही दो। ये तो थोड़ा सा ना पर्सनल सा क्वेश्चन है। और जो अच्छे दिल होते हैं वो टूटते नहीं हैं, ठीक है, रास्ते निकाल लेते हैं। समझदार होते हैं। समझदार, वे आउट निकाल लेते हैं या मूव ऑन कर जाते हैं आपकी भाषा में। तो मेनली सर प्यार सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए, दोनों के लिए? हाँ, देखो प्यार तो करना चाहिए, प्यार हर किसी से करना चाहिए, गीतों से भी, आपको आसपास के एनवायरनमेंट से भी करना चाहिए, ठीक है, और सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। और जो आर्टिस्ट किसी का अपमान करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो उसके अंदर आर्ट है वो सच्ची नहीं है। बहुत से आर्टिस्ट मैंने देखे, बहुत प्राउडी हो जाते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। देखो, मैं एक बात मानता हूँ कि अगर भगवान ने आपको कोई आर्ट दिया है ना, आपको गायक बनाया है, मुझे लेखक बनाया है, तो उसमें ना घमंड करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान ने एक एक्स्ट्रा आपको टैलेंट इसलिए दिया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा के भेजा, भी आपको जाके सोसाइटी के लिए काम करना है। आप उस पर अगर घमंड करेंगे तो बात बनेगी नहीं। दैट इज़ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। जो आर्ट है, माँ सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर, और कृपा आपका इंडिविजुअल एसेट नहीं होती, वो आप जरिया हैं उस कृपा को दूसरों को देने तक। मैं ऐसा मानता हूँ।
सर जैसे आपने बताया कि सर आपके गुरु हैं, सर म्यूज़िक भी, गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और कौन से हिडन टैलेंट हैं सर में? सर में सर वक्ता बहुत अच्छे हैं, सर पोइट बहुत अच्छे हैं, सर कवि हैं बहुत अच्छे। सर एक स्टेज को 2 घंटे तक ऐसे बांध के रख सकते हैं कि सामने वाला हंसेगा भी, इमोशनल भी होगा, नाचेगा भी, रोएगा भी, और पुरानी यादों में भी जाएगा। सो इनके अंदर बहुत बहुत गुण है। थैंक यू, थैंक यू। मैं डर गया था, मैं कुछ और ना बताना। नहीं वो तो बताने इसका कारण पता है क्या है? मैं देखो, क्योंकि इन्होंने बताया मैं लिखता हूँ, तो मैं ये लिखता हूँ कि गुजर गया ज़माना अब भी अच्छा लगता है। भाई क्यों ऐसा, अंदर क्या एक आर्टिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, और वो क्यों ऐसा होता है कि वो उम्र को ना देखते हुए अच्छा करता जाता है, अच्छा गाता है, अच्छा लिखता है। कि गुजर गया ज़माना अब भी अच्छा लगता है, मुझे प्यार के गीत गुनगुनाना अब भी अच्छा लगता है, मैं अब भी बनाता हूँ कागज़ की कश्तियाँ, मुझे बारिश में नहाना अब भी अच्छा लगता है। तो आपका अंदर का बचपन जो है ना, आपको ज़िंदा रखता है बस। कोई ऐसा किस्सा आप दोनों का जो काफ़ी यादगार हो, फनी सा? हमारा किस्सा फनी सा? सबसे फनी बात तो ये कि हम इकट्ठे हैं। हाँ, इससे ज़्यादा फनी फन कुछ है नहीं, और चंडीगढ़ है। मतलब फिल्म में मैं अपने बताता हूँ फनी किस्सा। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँ। जब सर की फिल्म में मुझे सर ने चांस दिया, सो वो कुछ तो रोल ऐसा था कि भाई वो बड़ा फनी सा रोल था एक, और वो जब रोल हुआ तो उसके कुछ टाइम तक मेरे को उसी नाम से बुलाया गया। तो वो थोड़ा सा एक फन लविंग मोमेंट था। हमारे बीच फन ये है कि जो सरलता नितिन में है, एक सहज भाव है। देखो आपने देखा होगा कितना अच्छा गाते हैं ये, लेकिन कभी इस बात का ना इनके अंदर कोई ऐसा अभिमान नहीं है। और दिन भर में इनके जब कभी साथ होता देखता हूँ, दिन भर लोगों से बात करते हैं, तो जो इनका दूसरों का सम्मान करने का भाव है वो एक सहजता प्रकट करता है। तो इसके साथ रह के तो फन भी आता है और रिलीफ भी मिलता है। भाई हाँ, इस भाग दौड़ में जब यहाँ आदमी थोड़ा सा टैलेंट होते भी अभिमान कर जाता है, प्राउड होता है, एक इतनी बड़ी टैलेंट की खान है लेकिन बड़ा सहज आदमी है। तो दिस इज़ ग्रेट फन। सर भाग दौड़ की बात की गई, तो फिर आजकल के युवा भी मतलब सिंगिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, ऐसे में नए युवा पीढ़ी को आप क्या गाइडेंस देंगे? मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले गाना सीखना चाहिए, मेरी राय है। देखो जैसे मैं हूँ, मैंने कहीं से कोई पारंपरिक शिक्षा नहीं ली है संगीत की, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, तो ज़्यादा गाना बजाने को पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी जैसे मेरी शिक्षा रेडियो से हुई है, उन दिनों चित्रपट संगीत आता था, मन भावना आता था, उनके साथ साथ गाते रहते थे। लेकिन आज के दिन जब हमारे युवा इसको कैरियर के रूप में देख रहे हैं, भाई मैं भी सिंगर बनूँ, क्योंकि आज के दिन पैसा बहुत हो गया है इस लाइन में, अच्छा ग्लैमर और आपकी प्रसिद्धि बहुत हो गई है। तो मेरी तो सिर्फ एक ही राय है कि जीवन में कुछ भी करो तो पहले उसको सीख लो, ताकि कहीं फंस के खड़े ना हो गए आप। तो हर बच्चे को जो गाना चाहता है उसको संगीत सीखना चाहिए। सर अब आगे के क्या प्लान्स, मतलब आगे कौन से नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं आपको? मेरा अभी कंसंट्रेशन ना फिल्मों पे है, मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मेरा एक अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। मेरी एक अभी फिल्म ओवरसीज रिलीज हुई है अमेजन प्राइम पे, इसका फिल्म का नाम बैंगन है, हरियाणवी मूवी है। तो वैसे तो बैंगन शब्द बड़ा सहज सा है, लेकिन इसमें एक रियल इंसिडेंट को हमने पोर्ट्रे किया है। तो इसके बाद एक और बहुत ही गंभीर फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, उसका विषय तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि हरियाणवी सिनेमा को ना लोग गंभीरता से लें, उसको महज एक सास बहू या नंद भाभी की लड़ाई से बाहर हट के एक सिनेमा की एसेंस आए, हमारे एक्टर अच्छा काम करें, या फिल्म को देख के नॉन हरियाणवी भी जैसे आजकल संगीत सुनने लगे, ऐसे नॉन हरियाणवी लोग भी हरियाणवी फिल्म को देखें, मैं ऐसा चाहता हूँ। सर जैसे बॉलीवुड गाने तो चल ही रहे थे, उसके बाद पंजाबी गानों ने काफ़ी ट्रेंड किया, अब हरियाणा गाना भी काफ़ी अच्छे मतलब पैमाने में चल रहे हैं, तो हरियाणवी गाने को लेकर आपका क्या कहना है कि क्यों ये ट्रेंड कर रहे हैं इतना? हरियाणा में ना अलग अलग तरह का काम हो रहा है और अच्छे लेवल का काम हो रहा है, क्योंकि ना कोई भी चीज़ अगर निरंतर एक ही तरीके की चलती रहे ना, लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। हरियाणा एक तो उसकी बोली बड़ी खड़ी बोली है, एक उसका जो म्यूज़िक पैटर्न है, एक उनका गाने का स्टाइल, ये एक नयापन है, तो इसीलिए ट्रेंडिंग कर रहा है। बोला जाता है कि हरियाणवी लैंग्वेज काफ़ी खड़ी है, जैसे आपने बोला, और अक्सर लोग कहते हैं कि हरियाणवी इंसान से अगर कोई बात करता है तो ऐसा लगता है कि वो चिल्ला रहा है, वो डांट रहा है। तो ये किस हद तक सच है? क्योंकि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग की आवाज़ बहुत नरम है, काफ़ी अच्छे से ऐसी कोई बात ना है। आ गया।
हरियाणवी बहुत बढ़िया बोली है, और ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। हरियाणवी मतलब आदमी कदे हड़के में ले लो। हाँ, कदे हड़के में ले लो। नहीं, इसका पता है क्या रीज़न क्या है कि हरियाणवी जो आदमी होता है ना, वो दिमाग से नहीं जीता, दिल से जीता है वो। तो जो कुछ कहना ठीक ठाक साफ सुथरा कह के अपने एक तरफ हो। और उसका कारण ये है कि देखो, मैं हर एक प्रदेश की ना अपनी एक हिस्ट्री होती है कल्चर की। हरियाणा किसानों की धरती है, दैट मीन्स कि सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी है उनकी। भाई हमने किसी ज़रूरत नहीं यार, अपने खेत में कमा के खा लेंगे। तो इसलिए वो सेकेंडरी जितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हरियाणा के मैदानों पे हुई, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई, और सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत तो हरियाणा में हुई। तो जब लोगों ने लड़ते देखा हो, लोगों को बिना बात मारते देखा हो, तब उसके व्यवहार में नरमी कैसे आ सकती है बताओ। और जो हमारा आत्मविश्वास जो है, आत्मनिर्भरता का, भाई कुछ नहीं हुआ। हालांकि अब ज़मीनें कम रह गई हैं लोगों के पास, पहले यहाँ था भाई हमने जरूरतें को नहीं, अपना बोवांगे और खा लेंगे। तो ये भी एक अंदर में भाव था उसका। हरियाणवी आदमी दिल से बहुत साफ होता है। एक मैं किस्सा बताता हूँ। एक गांव में ना रात को सांग होते हैं, जब सारी रात रागनियाँ गाई जाती हैं, या लोकल प्ले टाइप, फोक सिंगिंग का फोक सिंगिंग का प्ले। तो वो सुबह ख़त्म हुआ तो किसान ने अपना जाके खेत में हल जोड़ लिया। तो उसको देखा दूर से वो जो सिंगर आ रहा था, तो उसका एप्रिसिएशन का तरीका है हरियाणा का ये, कह लो अरे ललासी पी ले, सारी रात भौंके है तू, ताकि तरह वो कह रहा कि तू सारी रात तूने गाया है, हाँ। बट ये सेइंग कि सारी रात भौंका गला पाड़ा तूने, ललासी पी ले, ठीक हो जाएगा। ही अप्रिशिएटिंग, वो उसको प्रशंसा तो कर रहा है, लेकिन ठीक है वो प्रैक्टिकल है। पहले तू सारा रात तेरा गला है, लस्सी पी ले तू। तो हरियाणा का आदमी दिल से अच्छा है, एक्सप्रेशन उसका ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। और यही कारण है कि जब आप डायरेक्ट इन एक्शन होते हैं ना, तो इसलिए हरियाणा के फौजी भी सीमा पे इसी भाव से लड़ते हैं। ये ज़मीन की आदत है, लेकिन दिल के ख़राब नहीं है। और हरियाणा की तरफ लोगों का ध्यान जब गया, जब ओलंपिक में खिलाड़ियों ने मेडल जीतने शुरू किए, बॉलीवुड का ध्यान भी तभी गया था जब विजेंद्र ने बॉक्सिंग में जीता था ना, तब बिपाशा बसु ने उसको विश किया था। तो बॉलीवुड क्या है, वो बाजार है, वो नवाज पहचान लेता है आज बिक क्या रहा है। पंजाबी होते होते उनको लगा कि अब ये दोबारा ज़्यादा क्रेज में नहीं रहा, उनको एक नई चीज़ चाहिए थी। हरियाणा के खिलाड़ियों ने, कारगिल में हरियाणा के फौजियों ने जिस तरह से परफॉर्म किया, तो सारी दुनिया का ध्यान हरियाणा पे आया। इस कारण हरियाणवी लोग की तरफ लोग अट्रैक्ट हुए। सर, हरियाणा में तो चलो मशहूर हो ही आप। अब बात की जाए बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में आपको कौन सा सिंगर सबसे ज़्यादा पसंद है? अब देखो, हम जिस दौर के लोग हैं, और लकी भी हैं, हमने बहुत सी जनरेशन देखी है। जब हम कॉलेज में थे तो मुकेश के गीत सुना करते, अपनी महबूबा को इमेजिन करके, रफ़ी साहब को सुना करते। तो आहिस्ता आहिस्ता वो दौर चलता जाता है। जो अच्छा सुर में गाता है वही अच्छा लगता है। जैसे मोहम्मद अजीज़ भी बहुत अच्छा गाते हैं, सोनू निगम बहुत अच्छा गाते हैं, और उनके साथ ही एक नए गायक जावेद अली, वो बहुत टैलेंटेड है। अरिजीत ने कितना अच्छा गाया है, हरिहरन जी, कैलाश खेर कितना अच्छा, हरिहरन का तो जवाब ही नहीं। तो किसी भी गायक को ना, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, गायन एक ऐसी कला है। नितिन, यू आर लकी कि आप गायक हैं। मैं तो खैर ज़्यादा ट्रेंड गायक नहीं हूँ। मैं एक्टिंग करता हूँ तो हो सकता है मैं कहूँ कि थोड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, थोड़ी बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं कहूँ मैंने बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है, थोड़ी अच्छी बनाई है। मैं कविता आपको सुना रहा हूँ तो आपको थोड़ी अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है। बट गायन एक ऐसी चीज़ है, गाना या तो आप सुर में गाएंगे या बेसुरा गाएंगे, या आप अच्छा गाएंगे या बुरा गाएंगे, उसमें बीच की स्थिति कहीं नहीं। तो सबसे हार्ड आर्ट है गाना। सर, कहते हैं कि जो गायक है उनके लिए उनका गला बहुत भगवान का वरदान माना जाता है, और हर सिंगर को बहुत सोच समझ के खाना खाना, पानी पीना वगैरह करते हैं वो लोग। तो आप ऐसे कौन से मतलब रूल्स फॉलो करते हैं अपने गले को क्लीन रखने के लिए, ताकि आप गा सकें? मैं एक तो बर्फ़ नहीं खाता, और अवॉइड करता हूँ तला हुआ भी ना खाऊं, बस। बाकी और मैं कोई परहेज नहीं करता। सेम आपका भी? नहीं, मैं तो केयर करता ही नहीं। एक्टिंग करियर बनाना मैं है? तो जो कुछ मिलता खा जाता हूँ। हाँ क्योंकि मेरी ना रूटीन में, जैसे आज देख रहे हैं, मेरा गला ज़्यादा लोगों को विश्वास नहीं होता कि मैं गा लेता हूँ। बट मैं स्टूडियो पे माइक पे जाता हूँ जब मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, या फिर स्टेज पे जब लाइव गाता हूँ, तब आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप हो जाता हूँ मैं। लेकिन मैं कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि मेरे को ये नहीं खाना या ये खाना, मैं खा लेता हूँ। क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशंस का गायक हूँ, पब्लिक के साथ ऑब्जर्व करके उनके कैसे खेलता हूँ।
मैं ज़्यादा शुरू में या साधना मेरी नहीं है, ठीक है ना, तो मैं एक इंटरेक्शन का या साइकोलॉजिकल रीडिंग का सिंगर हूँ। तो सर आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। द समर न्यूज़ में आने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कामना करेंगे कि आप इसी तरह तरक्की करें, आपको इसी तरह लोग चाहते रहें। थैंक यू जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।